हो गया भाई। अरे बिल आया है कार की सर्विस का, जनरल सर्विस का टोयोटा में, वो 25,000 रुपये है। अगर मैं यूरोज़ में बात करूं तो 272 यूरो एंड 76 सेंट। आज जो हेयर कटिंग करा रहे हैं वो शायद इंडिया में कभी 100 रुपये ज़्यादा हेयर कट पे नहीं देते हैं, और यहाँ आज 25 यूरो दे के चलिए पूछते हैं उनसे कि कैसा लग रहा है उनको, मतलब रात में नींद आएगी कि नहीं। So, good morning and welcome to my channel, The Traveling CEO। और अपने इस चैनल पे, अपने इन व्लॉग्स में मैं आप लोगों को दिल्ली से लंदन की जर्नी पे अपने साथ ले जा रहा हूँ। मैं हियरिंग अवेयरनेस के लिए ये एक्सपेडिशन कर रहा हूँ और मुझे हो चुके हैं घर से निकले हुए करीब 25 दिन के आसपास अब, और स्पेन है मेरी 14th कंट्री, और मैं अभी उतर के बार्सिलोना में जा रहा हूँ अपनी कार की सर्विस करवाने। यहाँ मैंने एयरबीएनबी अपार्टमेंट लिया था कल, जहाँ पे मैं रुका था, और ये अभी मैं सीढ़ी से उतरता हुआ आपको दिख रहा हूँगा। और ये बाहर निकल के ऐसा कुछ व्यू है, बिल्कुल सिटी सेंटर एरिया है, बहुत ही प्राइम लोकेशन है। और कल बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी, मुझे कोई पार्किंग नहीं मिली थी आसपास में, क्योंकि ये बिल्कुल मेन एरिया है। तो मैंने अपनी गाड़ी लगाई थी हैंडीकैप्ड वाली पार्किंग में। मैं देख के बहुत खुश हूँ कि मेरी गाड़ी अभी बची हुई है, मेरी गाड़ी अभी भी यहीं पे है और कोई पिकअप वैन वगैरह इसको लेके नहीं गया है। तो चलो चालान वालान तो आएगा, उसका तो देख लेंगे, गाड़ी होनी चाहिए ताकि आगे का सफ़र तय कर सकें। और सबसे पहले आज गाड़ी की सर्विस करानी है। ऑलरेडी सुबह के लगभग 9 बज चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि टोयोटा का शोरूम ठीक सामने था। जब कल मैं यहाँ कार पार्क कर रहा था अपनी, तो मैंने देखा था कि ये है टोयोटा का शोरूम, बिल्कुल अक्रॉस द रोड ये शोरूम है टोयोटा का। टीम्स मोटर टोयोटा का लोगो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। इधर से ये दिख रहा होगा आप लोगों को पेड़ के पीछे में, एक ये लोगो है टोयोटा का और एक ये लोगो है टोयोटा का। तो मैं चलता हूँ टोयोटा के शोरूम में और बात करते हैं कि इनके सर्विस सेंटर का क्या अरेंजमेंट है। अगर आसपास में सर्विस सेंटर होगा तो अपनी कार को वहाँ लेके सबसे पहले सर्विस में देता हूँ, फिर पूरे बार्सिलोना को एक्सप्लेन करेंगे। बट फ़िलहाल के लिए आप ये व्यू देखिए, ये बिल्कुल सिटी सेंटर का अमेजिंग सा व्यू है बार्सिलोना में। आज टोयोटा वाले भी पागल हो जाएंगे, कौन सी गाड़ी आ गई सर्विस के लिए, मतलब इन्होंने देखी नहीं होगी ना फॉर्च्यूनर आज तक। चलो जी, ये है टोयोटा का शोरूम, जहाँ लगी है रावा BZ4X, ऐसे कुछ मॉडल्स लगे हुए हैं। ये टोयोटा का कोई इलेक्ट्रिक मॉडल है जो लगा हुआ है, बट इस शोरूम की एंट्री किधर से है वही नहीं पता लग रही है। तो किधर से आऊँ बहन? हाँ, यहाँ से होगी एंट्री। हमें तो दिखी नहीं रही थी एंट्री, ये तो अपार्टमेंट की है, ये भी बंद है, ये भी एंट्री नहीं है। अच्छा, शायद ये भी टोयोटा वालों का है, मे बी ये इनकी मेन एंट्री होगी, वही वो दूसरी, मतलब बड़ा सा शोरूम है ना, तो ये उन्हीं का सेकंड पार्ट होगा। हाय, do you also have a service, a Toyota service center here? Car service? Down. And where do I go from? It's here. हाँ, चलो ये है तो सर्विस सेंटर यहाँ पे। वाह, ये है टोयोटा का सर्विस सेंटर, मतलब शोरूम से होते हुए हम आए हैं, और ये एक लेवल नीचे बेसमेंट में जो है इसका सर्विस सेंटर है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये सारी टोयोटा की टैक्सीज़ हैं जो चलती हैं, इसलिए ये लाइन में लगी हुई हैं। ये है रिसेप्शन द टेलर। हेलो, इंग्लिश? No. Anybody English? No. So we are traveling from Delhi to London on our car. No entiendo nada. Español, tiene que hablar. Can somebody up help? ये सब मॉडल्स आते हैं यहाँ पे टोयोटा के, टोयोटा कोरोला,
कुछ ऐसा दिखता है हाइब्रिड में। अभी इसका रेट भी पता करने की कोशिश करता हूँ मैं। ये फ्रंट व्यू है टोयोटा कोरोला का, हालांकि सी क्रॉस लिखा है तो शायद कोरोला क्रॉस बोलते होंगे इसको। इसी तरीके से ये मॉडल है आईगो एक्स क्रॉस, आईगो एक्स। ये एक दूसरा मॉडल है जो यहाँ चलता है। ये है टोयोटा यारिस। ये भी हैचबैक की तरह छोटी कार है यहाँ पे, मतलब सेम कार के मॉडल्स आते होंगे कई जगह पे। यारिस मैंने सीडान में भी देखा है। सो ये है टोयोटा यारिस। ये सारी हाइब्रिड में है जो यहाँ पे चलते हैं। हाइब्रिड इंजन में जब गाड़ी फुल स्पीड पे होती है तो वो शायद बैटरी से चलती है या थोड़ा पावर बैटरी से लेती है, तो इसलिए पेट्रोल या जो पोल्यूशन है ये दोनों थोड़ा सा कम होता है। तो हम निकल आए हैं बाहर और हमें टोयोटा वालों ने कर दिया है मना सर्विस करने से, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो बहुत आगे तक बुकड होती हैं। तो आज इनके पास कोई भी कार के सर्विस का अपॉइंटमेंट फ्री नहीं था, और अनलेस अपॉइंटमेंट हो ये नई कार को एंटरटेन नहीं करते हैं। तो आज ये मुझे काफ़ी दिनों आगे का अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। ये कह रहे हैं अगर 1 वीक का टाइम है आपके पास तो लगभग 1 वीक आगे का अपॉइंटमेंट मिलेगा और तभी कार सर्विस हो पाएगी। तो खैर ऐसा हम कर नहीं सकते हैं कि हम अपनी कार छोड़ दें या 1 वीक तक यहाँ रहें या ऐसा कुछ। तो फाइनली 2 और ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स हैं टोयोटा के जहाँ पे हम जाने का प्लान कर रहे हैं, और होप कि उनके पास भी अपॉइंटमेंट्स नॉर्मली तो नहीं होंगे, बट आई जस्ट होप कि कोई हेल्प कर दे और सेम डे सर्विस के लिए कार को ले ले। बट यहाँ पे तो इन लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया है सेम डे सर्विस करने से। सो दे डोंट हैव एनी स्लॉट्स और वो अलग से आउट ऑफ द क्यू कर भी नहीं सकते हैं। सो लेट्स ट्राई अनदर टोयोटा शोरूम, वहाँ चल के देखते हैं क्या रहता है। तो अगले टोयोटा शोरूम पे जाने से पहले मैंने सोचा सिम कार्ड ले लूँ। अभी तक यूरोप में हमारे इंडियन वाले सिम कार्ड से ही काम चल रहा था, क्योंकि हमें रोमिंग में करीब 12 GB डेटा मिल गया था, डेली की 100 इंटरनेशनल कॉल्स थी, सिर्फ एयरटेल के 4000 रुपये के रोमिंग में। तो और हर जगह पे वाईफाई होता ही है, एयरपोर्ट, होटल, तो कुछ ज़्यादा काम होता था तो उससे वाईफाई से हो जाता था। तो अब फाइनली थोड़ा उसका भी डेटा वगैरह ख़त्म हुआ है हमारे फ़ोन का। तो मैं अब देख रहा हूँ कोई मोबाइल स्टोर ढूंढ रहा हूँ आसपास में जहाँ से मैं सिम कार्ड ले सकूँ, और फिर चलेंगे दूसरे टोयोटा शोरूम में और फिर देखते हैं कि क्या हमारी कार आज सर्विस हो पाती है, क्योंकि यहाँ बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसे कार सर्विस होती नहीं है। शायद मोबाइल स्टोर ये है, लेकिन ये तो बंद लग रहा है। तो चलते चलते हम लोग आ गए हैं दूसरे मोबाइल के शॉप पे, और ये जो मोबाइल का शॉप है मैजिक फ़ोन्स के नाम से। यहाँ पे हमें इस मैजिक फ़ोन्स में आके पता करते हैं कि कितने का है सिम कार्ड, और देखते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ ड्रोन्स वगैरह भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, बाकी सारी चीज़ें एक साथ हैं यहाँ पे अवेलेबल। प्रिंटिंग वगैरह का भी सिस्टम है, और बाकी मोबाइल की एक्सेसरीज़ हैं। चलिए, तो फाइनली हमारा सिम कार्ड मिल गया है। ये वोडाफोन का सिम कार्ड, जिसमें जो मिला है मुझे 29 यूरोज़ का। 29 यूरोज़ मतलब करीब 2500-2600 रुपये का मिला है, और इसमें 50 GB डेटा, 100 GB रियल में 20 यूरो वाला। ओके, तो 50 GB डेटा और 300 कॉलिंग मिनट्स हमें मिले हैं 28 डेज़ वैलिडिटी के साथ में, और फिर हम चाहें तो इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 50 GB डेटा शुड बी इनफ अगर वाईफाई वगैरह के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारी इंटरनेट की जो प्रॉब्लम थी वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि हमारा इंडिया फ़ोन का जो डेटा था, इंडियन फ़ोन का, वो अभी ख़त्म हो चुका था।
तो अब शुरू करते हैं यहाँ से आगे की जर्नी वोडाफोन के साथ। फाइनली तो हम वोडाफोन का सिम कार्ड लेके बाहर निकल गए हैं मोबाइल शॉप से, और अब गूगल बाबा का पूरा इस्तेमाल करके कार सर्विस सेंटर ढूंढना है। 2 और टोयोटा के सर्विस सेंटर हैं बार्सिलोना में। सबसे पहले उन दोनों सर्विस सेंटर पे जाके बात करूँगा, लेकिन अगर वो मना करते हैं तो फिर कोशिश करूँगा कि बाहर जो लोकल मैकेनिक्स होते हैं उनसे सर्विस करा लूँ। कुछ ज़्यादा काम नहीं कराना है, सिर्फ गाड़ी की सर्विस करानी है, इंजन ऑयल और एयर फिल्टर वगैरह चेंज कराना है, एड ब्लू वगैरह ऐड करा देंगे तो इतने में काम हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। मेन ऑयल चेंज है और क्लीनिंग भी हो जाएगी। गाड़ी थोड़ी गंदी भी हो रही है, 4-5 दिन से साफ़ नहीं हुई है। तो चलिए, वोडाफोन सिम कार्ड 20 यूरोज़, 29 नहीं 20 यूरोज़ का था वो। 29 यूरोज़ में 100 GB डेटा था, तो मैंने लिया है 20 यूरोज़ में 50 GB डेटा विथ 300 कॉलिंग मिनट्स, जो कि 54 कंट्रीज़ में वैलिड है। यूरोप की सारी कंट्रीज़ में वैलिड है, और यूके में उसने बोला है कि मैं श्योर नहीं हूँ, बट यूके में भी चल जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो लिस्ट में नाम है यूके शो कर रहा था, बट शायद अभी जब वो यूरोप से यूके अलग हुआ है तो इस वजह से वो कह रहा था कि कहीं हो सकता है वोडाफोन वालों ने उस कंट्री को अलग कर दिया हो अब, तो वो यूके उन्होंने बोला कि आप चेक कर लेना, नहीं तो फिर शायद यूके में नया सिम लेना पड़े। तो ये हम आ गए हैं। ये सब बिल्कुल सिटी सेंटर, मतलब मेन एरिया ही हैं, तो सब आसपास में ही है। एक ब्लॉक में टोयोटा था, एक ब्लॉक में सिम कार्ड वाले थे, और ये मैं वापस आ गया हूँ अपनी कार के पास में। और अब चलते हैं दोनों टोयोटा सर्विस सेंटर पे, और अगर टोयोटा वालों ने मना किया तो फिर लोकल सर्विस सेंटर पे। सुनने में आया है कि लोकल सर्विस सेंटर ज़्यादातर इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लोग ही चलाते हैं, तो अच्छी बात है। अगर किसी लोकल सर्विस सेंटर पे चलेंगे तो अपने लोगों से मिलने को मिलेगा, और मस्त हिंदी में बात करके उनसे बात करेंगे। इनफैक्ट अभी सिम कार्ड भी जिनसे ख़रीदा वो भी पाकिस्तान से थे। एक शॉप पे पता एड्रेस ले रहे थे तो वो बांग्लादेश से थे। तो स्पेन में भी हिंदी में बात करके ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं बाहर घूमने आया हुआ हूँ। चलिए आगे चलते हैं। तो फाइनली हम निकल गए हैं दूसरे टोयोटा शोरूम की तलाश में। एक शोरूम यहीं 3-3.5 किलोमीटर पे दिख रहा था, वो भी ऑथराइज शोरूम ही है, तो उधर की तरफ जा रहे हैं। और ये बार्सिलोना की जो एरिया है, सारे ही घर बहुत पुराने हैं, लेकिन फिर भी बहुत वेल मेंटेन्ड हैं, और घरों पे बिल्कुल जो नक्काशी है वो एकदम ऐसा लग रहा है कि किसी पुराने टाइम के आर्किटेक्चर वगैरह की निशानी है। तो चलते हैं टोयोटा शोरूम की तरफ। यहाँ रोड्स पे 4 लेन हैं और ये पूरा 1 वे है। तो सबसे लेफ़्ट लेन मतलब ये 3 लेन्स जो हैं वो कार्स के चलने के लिए हैं, और सबसे राइट वाला जो लेन है, चौथा लेन, वो बस और टैक्सी के लिए डेडिकेटेड है। तो ये देख रहे होंगे राइट से टैक्सी और बाइक्स ये सब निकल रही हैं, और ये फर्स्ट 3 लेन्स जो हैं ये कार्स के लिए डेडिकेटेड है। ये आ गया है टोयोटा शोरूम, और ये गाड़ियाँ लगी हैं लाइन से सर्विस के लिए, बट अभी ये नहीं पता कि हमारी गाड़ी एक्सेप्ट होगी कि नहीं, क्योंकि ये लोग तो अपॉइंटमेंट से आए हैं। तो अंदर चल के बात करते हैं सर्विस मैनेजर से। हेलो। तो चलो, ये लोग मान गए हैं कार सर्विस के लिए, लेकिन आज के लिए कमिट नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप आज कार दे दो, हम कोशिश करते हैं, नहीं तो हम कल तक करके देंगे कार। और इनका सर्विस सेंटर आज 5 बजे तक ही खुला होता है। तो अब मैं कार अंदर लेके जा रहा हूँ। बार्सिलोना में हम 2 नाइट स्टे करेंगे, इसका मतलब आज की रात फिर बार्सिलोना में ही रुकना पड़ेगा। तो उन्होंने, अच्छी बात है कि एटलीस्ट उन्होंने ओके कर दिया है सर्विस के लिए, और बोला है कार अंदर ले आओ, बट उनको पूरा वो कस्टमर रिकॉर्ड क्रिएट करना होगा, क्योंकि यहाँ यूरोप में हमारी कार की सर्विस का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो मेरा पासपोर्ट मांगा है उन्होंने, गाड़ी के पेपर्स मांगे हैं, सो दैट ही कैन क्रिएट कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द कार। और ये मैंने अपनी कार को यहाँ पे लाके लगा दिया है। उन्होंने बोला था अपनी कार को अंदर ले आओ। तो अब मैं कार के पेपर्स लेके दोबारा जाता हूँ कस्टमर डिटेल क्रिएट करवाने के लिए शोरूम में। ये है टोयोटा का सर्विस सेंटर यहाँ पे, जहाँ पे सारी कार्स सर्विस हो रही हैं, और यहीं पे हमारी कार भी सर्विस होने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं, मतलब ये शोरूम वाले, कि इसके पार्ट्स अवेलेबल हैं कि नहीं सर्विस में लेने से पहले,
क्योंकि कह रहे हैं कि ये बाहर की कार है तो इसके जो पार्ट्स हैं वो अलग होंगे। तो वो अपने सिस्टम में जो इसका इंजन नंबर है, मशीन नंबर कहते हैं लोग, वो डाल के चेक कर रहे हैं कि उसमें कौन सा एयर फिल्टर और कौन सा ऑयल ये सब डलता है और वो अवेलेबल है कि नहीं है इनके पास में। तो मुश्किल ही लग रहा है, बट देखते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी ऐसी बड़ी कार नहीं है, ज़्यादातर हाइब्रिड कार्स या दूसरी कार्स हैं इनके पास। सो लेट्स सी। कार सर्विस में लेने से पहले ऐसे रैप कर देते हैं ये लोग, ताकि इनके हाथ की या मैकेनिक्स के हाथ की गंदगी ना लगे इस पर। और ऐसे ही पूरे सीट को भी रैप कर देते हैं, नीचे जहाँ जूते रखने की जगह है उसको भी रैप कर देते हैं, ये गियर्स को भी रैप कर देते हैं। ये चीज़ इन्होंने ईरान में भी किया था ऐसा। तो इट इज़ अ गुड थिंग। बाहर में सर्विस में लेने से पहले पूरा वो सैनिटाइजेशन और गंदगी और इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं। हालांकि हमारी गाड़ी तो खुद ही इतनी गंदी हो रही है पहले से कि सो ये टोयोटा का रैप वगैरह भी लग गया है। सो आई हैव दिस की, यू जस्ट नीड टू प्रेस द स्टार्ट बटन। No, just you. हाँ, दिस इज द 69889, अराउंड 70,000 किलोमीटर इज व्हाट वी हैव ड्रिवन राइट नाउ। करीब 70,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। जब इंडिया से हम चले थे तो ये 60,000 से कम था। तो इसका मतलब है कि हमने 10,200 किलोमीटर एग्जैक्टली गाड़ी चला ली है सर्विस करने से पहले। सो मैं इसके अंदर से अपनी चाबी निकाल देता हूँ, शायद उन्होंने ले ली है चाबी। टोयोटा वाले मेरी कार अंदर ले जा रहे हैं। इनको थोड़ा डर लग रहा है राइट हैंड ड्राइव चलाने में, ये बच के निकालने की कोशिश कर रहा है बेचारा दोनों तरफ कार से, बट राइट हैंड होने की वजह से इसको अभी बैलेंस नहीं है, मतलब इनको भी पता नहीं है कैसे जाना है, तो इनको दिक्कत हो रही है। तो मैं निकल चुका हूँ अपनी कार को टोयोटा सर्विस सेंटर में सर्विस के लिए देने के बाद में। और गड़बड़ ये हुई है कि हमारा जो पुराना एयरबीएनबी था जिसमें हम स्टे कर रहे थे वो आज रात के लिए एक्सटेंड नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको किसी और ने बुक कर रखा है। तो हमने टैक्सी कर ली है यहाँ से सर्विस सेंटर से, और हमने अपने अपार्टमेंट से अपना सामान भी पिक कर लिया है जो पहले एयरबीएनबी था हमारा। और यहाँ से अब हम जा रहे हैं अपने नए अकोमोडेशन, नए अपार्टमेंट की तरफ, जो कि इस बार हमें सिटी सेंटर में नहीं मिला है। वो सिटी सेंटर से करीब 10 किलोमीटर दूर है। तो बैठ चुका हूँ मैं टैक्सी में, और पहले आप लोगों को टैक्सी के फेयर वगैरह का सिस्टम बता देते हैं बार्सिलोना में। तो बार्सिलोना में जो मीटर स्टार्ट करने का चार्ज है, जो जैसे ही टिकट फेयर शुरू होता है, तो करीब 255 यूरोज़ हैं जो मीटर स्टार्ट होते ही चार्ज हो जाता है। यहाँ पे एक स्टिकर पे प्राइसेस लिखे हुए हैं, और एवरी 1 किलोमीटर का 1 यूरो 23 सेंट्स लगता है। तो जिसका मतलब ये है कि करीब इंडियन करेंसी में बात करें तो 110 रुपये के आसपास हर किलोमीटर का चार्ज लगता है, और करीब 225 रुपये मीटर स्टार्ट करते ही चार्ज हो जाता है। तो जैसे अगर मैं 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जा रहा हूँ तो मेरा बिल करीब 14-15 यूरो के आसपास आना चाहिए। इसके साथ ही वेटिंग चार्जेस भी हैं, तो अगर 1 घंटे आप वेट करते हैं कहीं तो करीब 25 यूरो यानी कि 2200-2300 रुपये उसका अलग से चार्ज होता है। और मैं बैठा हूँ टैक्सी में, और मुझे यहाँ पे मिल गए हैं अली भाई जो कि हैं पाकिस्तान से। अली भाई आपको एक बार और हेलो। सो अली भाई पाकिस्तान से हैं और ये हमें हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। अभी इन्होंने ही हमें टोयोटा सर्विस सेंटर से भी पिक किया था और हमारे अपार्टमेंट पे ले गए, वेट किया, और अब हमें नए वाले अपार्टमेंट पे लेके जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ बाहर आके ऐसा अब लगता ही नहीं है कि आप बाहर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने इंडिया से, पाकिस्तान से, स्पेशली हिंदी बोलने वाले लोग मिल जाते हैं। तो मज़ा आता है अपने लोगों से मिलके। और अभी सुबह हम एक मोबाइल की शॉप पे गए थे, वहाँ भी एक भाई गुजरात पाकिस्तान से थे, तो उनसे भी बड़ी अच्छी बातचीत हुई, तो वो भी अच्छा लगा। तो चलते हैं अपने अपार्टमेंट की तरफ, कुछ खाना वाना खा के निकलेंगे और फिर दोबारा बार्सिलोना शहर को एक्सप्लोर करते हैं, आज घूमते हैं। और ये हमारा जो अपार्टमेंट है वो जल्दी ही आने वाला है, हम उस एरिया में पहुंचने वाले हैं बिल्कुल। Ajá. Una key Estador, otra key Bajador. Okay. Welcome. Vamos, yo quiero presentar todo. Mira, aquí un baño. Ajá. Aquí mucho shampoo, gel de ducha, agua caliente, papel, todo funciona. Plus aquí. Un baño, dos baños. Igual, luz aquí,
todo funciona. Second Vamos washroom. aqui. Este é internet. Okay. Modem, Wi-Fi router. Nombre Wi-Fi, password. Foto ou scanner. This is password? Sim, bajo password. Oh, this is password. Sim, este é meu número Telegram, WhatsApp, eu, Alex. Okay. This is your number? Sim. Okay, WhatsApp and Telegram. Okay. ये तो विदित की तरह इंग्लिश बोलते हैं. Aqui, raqueta, pelota. अच्छा, खेलने का भी है. Aqui, ping-pong. खेलेगा कौन मेरे साथ? इसको आता नहीं है. Aqui, table. Table. Aqui, fumas ou eat ou sol. और सो. नाइस हाउस, नाइस. Very nice house. Fitness. ये फिटनेस के लिए ये भी तो ले लो ना. ये फिटनेस तुम्हें तो डंबल के बिना काम नहीं चलता ना तुम्हारा. Este funciona. Wait. Este fitness? Yes. Ok. Thank you. यहाँ तो वॉशिंग मशीन वगैरह भी लगा रखा है इन्होंने. डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन. मैं आपसे रसोई में या छत पर 10 मिनट इंतजार करने के लिए कहना चाहता हूँ. आप कुछ चाय या कॉफी डाल सकते हैं. मैं इस बीच आपके कमरे की सफाई शुरू कर दूंगा. Can you still connect to the internet and make tea or coffee? Okay, great. Where's the drinking water? Okay, where is the drinking water? Хорошо. А где питьевая вода? The drinking water is extremely good. You can also buy bottled drinking water. Большое спасибо за все. Чувствуйте себя как дома. Thank you very much for everything. Make yourself at home. थैंक यू. चलो भाई, तो रोशन भाई ने बोला है कि आप अपना चाय कॉफ़ी कुछ बनाना है किचन में तो बना लो. 10 मिनट आप किचन में वेट करो, तब तक वो हमारा रूम साफ़ कर देगा. तो वो हमारे रूम में झाड़ू पोछा बिस्तर वगैरह कर रहा है, तब तक मैं वेट कर लेता हूँ. ये हमारा है खाना जो हम लेके आए हैं. तो मतलब इसमें कुकर और सामान और बाकी चीज़ें हैं. तो हम भी सोचा इस समय का पूरा इस्तेमाल करके पहले कुछ खाना बना लेते हैं. ये है किचन एरिया पूरा, जहाँ हम बनाएंगे अभी खाना. खाना बनाने की तैयारी चल रही है. आलू का भुजिया बनाने के लिए आलू कट रहे हैं, लेकिन आलू सारे टेढ़े मेढ़े कट रहे हैं. इससे आलू को पकने में होगी दिक्कत और भुजिया अच्छा बनेगा नहीं. लेकिन चक्कर है कि अब मम्मी जैसे भुजिया बनाए कौन. हम तो इतना ही बना पाते हैं जितने में पेट भर जाए किसी तरीके से. तो ये फाइनली हमारा घर का खाना हो गया है तैयार, और हम खाने वाले हैं गरम गरम चावल, जो कि हमने बनाया है अपने कुकर में. इंडिया से लाए थे हम कुकर. और ये है दाल और ये है आलू का भुजिया. तो गरम गरम दाल चावल और आलू का भुजिया हम खाने वाले हैं आज, फिर काफ़ी दिनों के बाद. चलो, तो मैं ये मेट्रो का टिकट लेके आ गया हूँ मेट्रो के अंदर यहाँ से. और ये टिकट पंच करने से खुल गई मेट्रो. मशीन में कैश डाल के ले सकते थे. और ये है मेट्रो का मैप. हमें जाना है मॉन्यूमेंटल स्टेशन पे. तो मॉन्यूमेंटल के लिए इधर से चलते हैं. सो कोई भी आदमी नहीं होता है, ज़्यादातर टिकट काउंटर्स वगैरह भी खाली मिलते हैं. और ये हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन में नीचे, और अब आ रही है हमारी मेट्रो. तो हमें इधर की तरफ जाना है शायद. ये उधर से आने की मेट्रो है, इधर से जाने की मेट्रो अभी इस ट्रैक पे आएगी. और ये मेट्रो आ गई है. ये मेट्रो आ गई है और हम यहाँ बैठ गए. तो हम पहुँच गए हैं मेट्रो स्टेशन पे. सगारदा फैमिलिया नाम की जगह पे, जहाँ पे ये मॉन्यूमेंट है, जहाँ पे ये चर्च है जो हम घूमने जा रहे हैं. और इसकी भी बड़ी एक्साइटिंग स्टोरी है जो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ वहाँ पहुँच के. फ़िलहाल मेट्रो का टिकट जो था वो 2.6 यूरो का था. 2.6 यूरो का मतलब होता है तकरीबन 225 रुपये. तो 225 रुपये
एक बंदे के मेट्रो का था, तो 2 लोगों का 450 यूरो लगा है, 450 रुपये लगे हैं हमें यहाँ तक पहुँचने में। और सुबह हम वहीं से टैक्सी से आए थे, तो लगभग टैक्सी से उसका 15-16 यूरो कुछ लगा था, शायद थोड़ा ज़्यादा था, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो कुछ 1300-1400 रुपये टैक्सी से लगे थे। और अब मुझे यहाँ से एग्ज़िट करना है, तो ये एग्ज़िट कैसे करते हैं ये कैसे पता लगेगा। ओके, so let's say if I press this will open and I can come. Yes, ये बहुत सिंपल है, प्रेस करके सिर्फ आना था। मुझे लगा कि टिकट वगैरह लगाना होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ प्रेस करके आना था। यहाँ पे एक लिफ्ट भी है, बट यहाँ सामने एलिवेटर है, तो हम चलते हैं एलिवेटर से ऊपर की तरफ। वो हम पहुँच गए हैं। ओह, बिल्कुल ठीक सामने ही पहुँचे हैं। दिस इज़ अमेजिंग। ये है सगारदा फैमिलिया, ये है एक्चुअल घूमने की जगह। ये बिल्कुल मैं मेट्रो स्टेशन से निकला और मुझे ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये ठीक सामने ही है। और ये बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है, तो आइए आप लोगों को इस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। दिस वाज स्टार्टेड 100 साल से पहले ये बनना शुरू हुआ था, और जब ये बनना शुरू हुआ था तो इट वाज मेंट टू बी अ चर्च। लेकिन अभी फ़िलहाल इस बिल्डिंग को एक्चुअली ये बिल्डिंग कंप्लीट ही नहीं हुई है। दिस इज़ द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट अनफिनिश्ड चर्च इन द वर्ल्ड। 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं इसकी कंस्ट्रक्शन को, और ये बनना अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इसको एक यहाँ स्पेन के एक बहुत ही रिनाउंड क्या कहते हैं आर्किटेक्ट ने इसको डिज़ाइन किया था और इसको बनाना शुरू किया था। और उसने 8-10 बिल्डिंग्स और भी स्पेन में डिज़ाइन की थी, वो सब कंप्लीट हो गई। बट जब ये बिल्डिंग वो बना रहा था तो 1926 में उसकी डेथ हो गई, और 1926 में ही वॉज बरीड इनसाइड दिस प्लेस। तो उसकी जो बॉडी है वो भी यहीं पे बरीड है, और 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और ये बिल्डिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। और देख के भी ऐसा समझा जा सकता है कि कितनी ज़्यादा कशीदाकारी है एक एक स्टोन पे, एक एक चीज़ पे, और हर चीज़ का एक सिग्निफिकेंस है, एक मतलब है। जैसे अंदर में अभी हम चलेंगे इसके, तो इसका जो अंदर का पिलर है वो एक पेड़ की तरह है। शायद अंदर रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, इसलिए यही बता देता हूँ, कोशिश करूँगा फ़ोटो लेने की। तो अंदर का जो पिलर है वो एक पेड़ की तरह है, और जो वॉल्स हैं उस पर टर्टल और टॉर्टोइज बना है। तो ये लैंड और वाटर को सिग्निफाई करता है, टर्टल वाटर को और टॉर्टोइज जो है वो लैंड को सिग्निफाई करता है। और बीच का जो पिलर है वो पेड़ के डिज़ाइन में बना है। और ये पूरी ही स्ट्रक्चर पे बहुत ही इनफैक्ट यूरोप का ये सबसे टॉलेस्ट चर्च माना जाता है शायद। तो हालांकि अब ये चर्च नहीं रहा, जो पोप थे उन्होंने इसको बैसिलिया बता दिया था, मतलब कन्वर्ट कर दिया था। तो इसकी जो चर्च का जो इसका वो था वो अब नहीं रहा ये। एंड ये अभी तक कंस्ट्रक्शन में है, 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और ये अभी तक बन रहा है। तो अंदर चलते हैं, इसके टिकट्स लेते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। ये मेरे पीछे में आप इतने सारे लोगों को देख सकते हैं, ये सब लोग यही देखने आए हुए हैं और पूरी भीड़ लगी हुई है। तो हम लोग टैक्सी से आ गए हैं प्लाजा दी कैटलूनिया के पास में, मतलब ये एक दूसरी यूनेस्को हेरिटेज बिल्डिंग है बार्सिलोना में। और मैं वहाँ पे वॉक कर रहा हूँ उधर की तरफ, यहाँ से करीब 200-300 मीटर है। मैं टैक्सी से आया हूँ, लेकिन थोड़ा सा टैक्सी में राइट लेफ़्ट का चक्कर होता है यहाँ पे। जैसे अब ये वन वे था तो टैक्सी इसके अंदर नहीं आ सकता था, तो उसने मुझे कॉर्नर पे उतार दिया है, और यहीं दूसरे कॉर्नर पे वो पैलेस है। तो हम लोग आ गए हैं स्पेन में, ये सेंट्रल स्क्वायर पे। जैसे हमारा कनॉट प्लेस है वैसे यहाँ पे चारों तरफ ये जो पार्क है इसके चारों तरफ लोग वॉक करते हैं, और इस तरह का कुछ माहौल है।
ये देखिए यहाँ कॉर्नर पे बैंको दे इस्पाना है। इसका मतलब ये स्पेन का बैंक है, बैंको दे इस्पाना। और मतलब जैसे हमारा बैंक ऑफ इंडिया होता है उस तरह से बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उस तरीके से ये बैंको दे इस्पाना। और ये सामने कितने सारे लोग घूम रहे हैं। और यहाँ पे ये कोई मल्टीप्लेक्स है, ये मूवी सेंटर है कोई, यहाँ इस पे लिखा है मूवी स्टार सेंटर। तो ये कोई मूवी हॉल है जो कि ऐसा दिखता है। ये है यहाँ के पुराने जो मतलब क्या कहते हैं इसको, जो पुराने आर्किटेक्चर का बना हुआ, मतलब पिलर्स टाइप के। और इसी के अंदर में ये पानी का भी सिस्टम है। ये देखिए सब कैसा पुराना बना हुआ है, बहुत पुराने समय का। और अभी भी इसमें पानी आता है तो लोग इसको यूज़ करते हैं। ये ऐसे करके पानी लोग इसमें यूज़ करते हैं। और ये बिल्डिंग्स वगैरह हैं पुरानी, जिनको आप देखें इनका आर्किटेक्चर जो है वो कितना अच्छा है। बहुत पुराना रोमन आर्किटेक्चर है इनका। और इस साइड ये भी पुराने, मतलब ये सब घर और अपार्टमेंट्स वगैरह हैं। अभी भी लोग इसमें रहते हैं, बट आर्किटेक्चर इनका एकदम पुराना है। और ये सारी बिल्डिंग्स 100 साल से ऊपर की हैं, 150-200 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं। कोई 1900 की, कोई 1880 की, 1890 की, सारी उस समय की बनी हुई बिल्डिंग्स हैं। और अभी भी ये पूरा प्लेस जो है एकदम साफ़ सुथरा है। लोग यहाँ रहते हैं, वॉक करते हैं। ऊपर ये जो खिड़कियाँ हैं, इसमें ये सब लोगों के घर की अपनी खिड़कियाँ हैं। तो ये है बार्सिलोना का सिटी सेंटर, जिसको कहते हैं पैलेस दी कैटलोना। और इसमें ये कुछ चारों तरफ खूबसूरत बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। और सेंटर में इसके ये पिजन्स रहते हैं बहुत सारे। ये देखिए कैसे लोग पिजन्स के साथ मतलब खड़े होके खेल रहे हैं और पिजन उनके ऊपर आके बैठ रहे हैं। और उसी तरीके से ये साथ में स्टैचूज़ वगैरह जो बने हुए हैं पार्क में, ये स्टैचूज़ वगैरह जो हैं इसको देखने लोग आते हैं। ये मैं बिल्कुल बीच में खड़े होके पैलेस दी कैटलोना से आपको चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ। इसके चारों तरफ मार्केट, खाने पीने की दुकानें, रेस्टोरेंट्स और बड़े बड़े ब्रांड्स के शॉप्स, ये सारी चीज़ें हैं इस एरिया में। अरे हो गया भाई। अरे तो हम लोग अभी आ गए हैं कैसा बैटलो गॉडी में, जो कि एक बहुत ही पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग है स्पेन की, बार्सिलोना में। और ये भी इसका भी जो आर्किटेक्ट हैं वो गॉडी नाम के आर्किटेक्ट है, जिन्होंने सिटी की काफ़ी सारी अट्रैक्टिव चीज़ें जो हैं वो डिज़ाइन कर रखी हैं। और ये है वो पूरी बिल्डिंग जो कि एक डायनासोर के शेप में है। अगर आप देखें तो इसकी जो बालकनीज़ हैं वो देख के डायनासोर की आइज़ की तरह और मुंह की तरह लगती हैं। इसका जो छत है वो डायनासोर के पीठ की तरह, ड्रैगन के पीठ की तरह लगता है। तो ये एक ड्रैगन शेप बिल्डिंग है। और यस, तो ये करीब 1800 समथिंग 1870s में बना था कुछ। तो इसका मतलब ये करीब 150 साल पुराना बिल्डिंग है, जो कि यहाँ का बार्सिलोना का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ अट्रैक्शन है। आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, और सारे लोग इसके साथ ये सेल्फी और वीडियो यहाँ पे लेना चाह रहे हैं। सो येस, दिस इज़ द बिल्डिंग कासा बैटलो, डिज़ाइन बाय आर्किटेक्ट गॉडी। इसीलिए बिल्डिंग का नाम भी कासा बैटलो गॉडी
रखा गया है। फाइनली पूरा बार्सिलोना घूम घाम के हम लोग वापस पहुंच चुके हैं अपने शोरूम पे, टोयोटा शोरूम पे, क्योंकि इनका फ़ोन आया था कि गाड़ी 6 बजे तक रेडी हो जाएगी और ठीक 6 बज के लगभग 5-7 मिनट ऊपर हुए हैं और हम लोग यहाँ पे टोयोटा शोरूम पे पहुँच गए हैं अपनी कार की डिलीवरी लेने। कार मिलती है तो फिर शाम में थोड़ा सा और अपनी कार से घूमेंगे बार्सिलोना को और कल हम टाइमली मैड्रिड के लिए निकल पाएंगे। तो गाड़ी की सर्विस हो गई है और ये जो टोटल बिल आया है कार की सर्विस का, जनरल सर्विस का टोयोटा में, वो 25,000 रुपये है। अगर मैं यूरोज़ में बात करूं तो 272 यूरो एंड 76 सेंट्स। और बहुत सिर्फ जनरल सर्विस है गाड़ी की, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हुआ है। तो ये है, मुझे खुद भी समझना होगा थोड़ा सा, कौन सा है ये, एयर फिल्टर है, ये इंजन ऑयल है 5W30, ये वाला इंजन ऑयल है 128 यूरोज़ का, सबसे महंगा यही है। और उसके बाद में 63 यूरोज़ की इसका लेबर चार्ज है और 15 यूरोज़ का इनके छोटे मोटे कुछ एक आध पार्ट्स और हुए हैं, एयर फिल्टर हुआ है। तो ये सारी चीज़ों का मिला के टोटल 225 यूरो आया है। एंड आई गेस उस पर ये टैक्स वगैरह लगा के फाइनली 21% टैक्स लगा के 272 यूरो हुआ है। एंड 272 यूरोज़ इज़ एग्जैक्टली 25,000 रुपये इंडिया के। तो जनरल सर्विसिंग का बार्सिलोना में, स्पेन में 25,000 रुपये का खर्च आया है। अगर कुछ स्पेशल कराते हैं जैसे ब्रेक्स हैं या अलाइनमेंट्स हैं या कुछ भी है तो उसका अलग चार्ज होता। 2 चेक्स इन्होंने सारे कर दिए हैं, ब्रेक्स एंड एवरीथिंग, रेस्ट एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, जो इन्होंने चेक करके बता दिया है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे ना कार को वॉश नहीं करते हैं, मतलब सर्विस सेंटर में जगह कम होती है तो इवन वॉशिंग के लिए भी स्पेस नहीं है। तो जिन कंपनीज़ का वॉशिंग का काम है उनका कूपन दे देते हैं ये हमें। तो एक इनका वॉशिंग, एक्चुअल वॉशिंग का 10 यूरो के आसपास का कॉस्ट होता होगा, तो ये इन्होंने एक कार वॉश का टिकट दे दिया है, टिकट वॉश, और इस कंपनी के कार वॉश सेंटर पे ले जाके हम अपनी कार को वॉश करवा सकते हैं। तो वो एक अलग काम है जहाँ पे अभी हम जाएंगे और कार वॉश करवाएंगे फाइनली। तो ये हम एंटर कर रहे हैं कार सर्विस के बाद कार क्लीनिंग के लिए। ये कोई अलग कंपनी है, रेंतात सुआओ करके, और एंट्रादा मतलब एंट्रेंस। यहाँ से हम कार क्लीनिंग के लिए एंट्री कर रहे हैं और देखते हैं इनका क्या प्रोसेस है। शायद इनके स्टेप्स बने हुए हैं 1 बाय 1, पहले फर्स्ट स्टेज पे, फिर सेकंड स्टेज पे, फिर थर्ड स्टेज पे, ऐसा कुछ करके लोग करते हैं क्लीन। के ऊपर बोर्ड पे इनके चार्जेस लगे हुए हैं, बताइए हमें अभी बुला भी रहा है। पहले तो यहाँ चल रहे हैं, ये बेसिक सर्विस है 12 की, फिर दूसरी है 13 की, कंप्लीट है 14 की, और एक है 17 की जिसमें पॉलिश वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो 10 यूरो से लेके, और उसमें कुछ एड ऑन्स के भी ऑप्शन है, 15-20 यूरो तक अलग अलग वो है। और ये देखिए कैसे लोग यहाँ पे आते हैं और कार में लेके जाते हैं। ये यहाँ पे अंदर बिठा के ही गाड़ी साफ़ करते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जैसे ही ये गाड़ी पे पूरा साबुन शैम्पू वगैरह लगा के स्क्रबिंग कर देंगे, फिर गाड़ी को नेक्स्ट वाले स्लॉट में ले जाना है जहाँ पे इसका वैक्यूम किया जाएगा। तो अंदर से वैक्यूम से वो करेंगे और फिर उसके थर्ड वाले स्लॉट में वो रबर के लटके हुए हैं जो मशीन के थ्रू ही गाड़ी को अंदर बैठे बैठे ही साफ़ कर देंगे, और मुझे सिर्फ ड्राइव करते हुए आगे निकल जाना है। तो कुछ ऐसा सिस्टम है। अब ये मुझे आगे बुला रहा है, तो हमने कर दिया गाड़ी को। यहाँ पे ये गाड़ी स्क्रीन पे लग जाती है और ये ऑटोमेटिकली उधर से धुल के निकल जाती है गाड़ी। हमें सिर्फ न्यूट्रल करके छोड़ देना होता है। गाड़ी अभी कोई चला नहीं रहा है, गाड़ी ये जो चेन है इसके थ्रू खुद से चल रही है।
मैंने न्यूट्रल कर दिया है और गाड़ी इस चेन से ऑटोमेटिकली बढ़े जा रही है और ये दोनों लोग अंदर से वैक्यूम करके काम कर रहे हैं। Toyota made in India? Yes. Fortuner, Philippines? Oh, eh? Sorry? In Philippines? In Philippines also? Yeah. Oh. This one is made in India. Yes, this one is made in. You are from Philippines? Yeah. Oh, great. Hi. तो ये दूसरी गाड़ियाँ आ गई हैं। ऐसे लाइन से गाड़ियाँ आती जाती हैं और ये लाइन से सारी गाड़ियाँ लगी हैं जहाँ वॉशिंग चल रहा है। और ये इधर से हमारी कार जो है वो आगे की तरफ चली गई है उस मशीन में लग के। पहले मुझे लगा खुद से ड्राइव करके जाना होता है, बट ड्राइव करके नहीं होता है, वो एक चेन में लग जाती है कार। और ये ग्लास के पीछे मुझे दिख रहा है ये सारा। ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक है। ये गाड़ी खुद से वॉश होके उधर से इधर की तरफ निकल गई है और गाड़ी को कोई ड्राइव भी नहीं कर रहा है। इस चेन पे, इस ट्रैक के थ्रू गाड़ी न्यूट्रल में खुद ही आगे की तरफ बढ़ रही है। ये लगा है ड्रायर जो कि गाड़ी को ड्राई कर रहा है बहुत तेज़ हवा से और ये पूरी गाड़ी को ड्राई कर रहा है। अगर आप ये क्लोजअप देखें तो मैं आ गया हूँ इस सैलून में, हेयर कट डे, जो कि यहाँ का एक अच्छा सैलून है। मतलब हमने उसकी गूगल पे रेटिंग देखी है तो काफ़ी अच्छी रेटिंग थी। बट ओनली थिंग इज़ कि यहाँ हर चीज़ अपॉइंटमेंट से होता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल पाता है या नहीं, बट अगर मिलता है तो हेयर कट कराते हैं पहले यहाँ से। This is a wallpaper actually. Don't worry. So now it's little big and I've shampooed, so it is all like this. But normally I keep my hairs like this. Okay, perfect. Look, I think here you have a little bit too much. Too much, and on the sides and this I have too much. So this Can needs. I do with a large number with machine? Only this part? Okay. Yes. Yeah? Yes. Perfect. Okay, I tell you the price before because it's necessary. It's 25. Is good. Okay. Yeah. Perfect. Do you want to pass with me? Where? Yeah. We go to wash. Oh. Perfect. Do you want something for drink like coffee, tea, and here? Very good. You want coffee? Coffee, tea, Yeah. So coffee for her maybe. coffee, dark Yeah, or A regular one. With milk. Yeah. milk? तो मैं बैठी हूँ यहाँ हेयर कट डे सलून में, हेयर कट डे सलून। और मैं आज कुछ नहीं करा रही हूँ बाय चांस, क्योंकि इनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो 5 बजे तक ही थे। बट आज जो हेयर कटिंग करा रहे हैं वो शायद इंडिया में कभी 100 रुपये ज़्यादा हेयर कट पे नहीं देते हैं। और यहाँ आज 25 यूरो दे के चलिए पूछते हैं उनसे कि कैसा लग रहा है उनको, मतलब रात में नींद आएगी कि नहीं। मैं तो बता रही हूँ भाई, मैं अपनी हेयर कट का बहुत पैसा देती हूँ। मैं तो मालवीय नगर में कराती हूँ और मेरे को लगता है 5-6 हज़ार रुपये हेयर कटिंग का बार। तो मैं तो दे सकती थी, बट आज मेरे वाला यहाँ काट ही नहीं रहा है हेयर कटिंग। तो जिसका कर रहा है वो चुपचाप बैठा है, लग रहा है उसको 25 यूरो का शौक लगा हुआ है। और आज उनसे पूछते हैं कि 100 रुपये के बाद 2500 रुपये देने में कैसा लग रहा है। एक बार 2500 देने में दिक्कत नहीं है ना। अब मैं भी तो अपने बच्चों को कहानी सुनाऊंगा ना कि मैं स्पेन जाता था बाल कटवाने के लिए। तो उसके लिए 2500 ठीक है। जैसे हमने बचपन में सुना है कुछ कि जवाहरलाल नेहरू लंदन जाके अपना बाल कटवाते थे, ये करवाते थे। तो ऐसे ही अब मेरे पास भी कहने को हो गया है। जैसे हम लोग अपने पापा का सुनते थे ना कि स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़े हैं और लालटेन में बैठ के पढ़े हैं ऐसे करके, तो ऐसे अब हम लोग भी अपने बच्चों को सुनाएंगे। स्पेन जाते थे, इटली जाते थे बाल कटवाने, जूते साफ, हमने गाड़ी साफ करवाई। इस्तांबुल में जाते थे हम लोग गाड़ी साफ करवाने। तो ठीक है, ये सब कहानियाँ हैं। तो सुन लिया आप लोगों ने कि आज वो अपने आप को जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर कर रहे हैं और सबसे कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि उनको ये बात हजम नहीं हो पाएगी कि मैंने बाल 2500 में कटाए हैं। पर ठीक है, अच्छी बात है। और कल हम भी देखते हैं कि हम अपना कुछ आईब्रोज वगैरह करा पाएंगे यहाँ पे या नहीं। ऐसे कल हमें मैड्रिड के लिए निकलना है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं मैड्रिड जाके कराऊंगी। निकल गए हैं अब हम हेयर कटिंग वाले जो
नाई था, हेयर कटिंग वाला नाई, मतलब बार्बर शॉप यार, समझ गए होंगे आप लोग। तो बार्बर शॉप से जस्ट अभी निकले हैं और मैंने यहाँ से एक पेस्ट्री ली है। ये शॉप बंद हो गई बट फिर भी मैंने रिक्वेस्ट की तो इन्होंने एक पेस्ट्री दे दी। और यहाँ पे ये देखिए मेन्यू लगा हुआ है, कैफ़े टॉनिक, जिन टॉनिक, तो अच्छा सा मेन्यू है खाने का। स्पेनिश फूड होता है कुछ, जैसे पटाटा ब्रवाज एक स्पेनिश फूड है वेजिटेरियन में मेरे लिए, और एक ये स्पेनिश फूड है मेरे लिए। तो इसके अलावा ये वेगन है सारा, फलाफल और ये सब ये मैंने ट्राई कर रखा है। और इनका ये कुछ लगा भी हुआ है, सांग्रिया, हाफ लीटर, फुल लीटर सांग्रिया एंड ऑल, ये सब स्पेनिश चीज़ें हैं। तो हम लोग कुछ वेजिटेरियन खाना ट्राई करेंगे विद अ पेस्ट्री, क्योंकि हम हैं स्पेन में तो स्पेनिश जैसा तो लगना चाहिए ना। चलिए कुछ स्पेन का फूड ट्राई किया जाए। तो ये आ गया है हमारा ड्रिंक जो हमने ऑर्डर किया था। अब इसको कैसे सर्व करना है मुझे ये ठीक से पता नहीं है, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये ऐसे 2 ग्लास में ये दे के गए हैं तो इसी में सर्व करना होगा। तो ये है, गिर ना जाए। तो ये है नाइट व्यू स्पेन का। स्पेन में रात में इस तरीके से रोड दिखाई दे रही है, अच्छा लग रहा है। यही बिल्डिंग्स जो मैं आपको दिन में दिखा रही थी, जिनका आर्किटेक्चर वो रात में भी बहुत सुंदर लगते हैं, क्योंकि लाइटिंग्स एकदम परफेक्ट है और दोनों तरफ पेड़ हैं, शांति से लोग चले जा रहे हैं, तो अच्छी सी फीलिंग आ रही है। ये ऐसे कई लोग यहाँ पे छोटे वाले स्कूटर पे चलाते रहते हैं। ये देखिए वो निकल गया बंदा और उसने हेलमेट भी पहन रखा है प्रॉपर, और प्रॉपर मेन रोड पे जा रहा है। तो ऐसे बहुत लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। ये कैसे चलता है ये आप थोड़ा रेस लगाए तो उसमें ये बटन है, इसमें थोड़ा दबाएं। ये रेस, ये वाला, ये रेस का बटन है। थोड़ा तो आगे ये ब्रेक है, ये तो ब्रेक है और ये रेस है। हाँ। तो ये कहाँ चल रहा है? ये थोड़ा रेस लगाया फिर अच्छा उसके बाद थोड़ा ओके। दौड़े। और ये क्या और क्या और कुछ है इसमें? ये वो बेल है, ये बेल है ये, ओके। अच्छा ट्राई करना है था? कर लो ओ ब्रेक मार लो इधर। बड़ा मज़ा आ रहा है ये चला के भी, नया एक्सपीरियंस, नया कल्चर, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। सो ये हमने यहाँ पे पार्क कर दी है अपनी कार, और कल सुबह हमें निकलना है मैड्रिड। ये हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। तो बार्सिलोना में पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है। आज फिर हम जिस एरिया में रुके हैं यहाँ पे दूर दूर तक कोई पार्किंग नहीं था, तो हम करीब 2 किलोमीटर दूर आके अपनी कार को पार्क कर रहे हैं। और ये एक शॉपिंग सेंटर टाइप का एरिया है जिसकी पार्किंग है बाहर में, और प्रॉब्लम ये है कि ये पार्किंग फ्री है। तो फ्री होने की वजह से ना मुझे थोड़ी रिलायबिलिटी कम है। ये मेरी कार मैंने यहाँ पे पार्क कर दी है आज। हालांकि कार्स तो और भी कई सारी लगी हुई हैं, तो और कार लगी होने की वजह से पता नहीं क्या रहता है। तो अब इनफैक्ट हमारे 2-3 सूटकेस भी हैं जो हम रोज़ कैरी नहीं करते हैं, और आज तो ऑलरेडी जो अपार्टमेंट है वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से सूटकेस कौन लेके जाएगा। देखते हैं, बस लेट्स कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड कि सब कुछ ठीक रहे रात को, और सुबह हमारी गाड़ी सही सलामत हमें यहाँ पे मिले, ताकि हम पहुँच सके अपने फाइनल डेस्टिनेशन। और ये है बार्सिलोना में अल मदीना स्वीट्स एंड बेकर्स, और यहाँ देखिए हर तरह के रसगुल्ले, जलेबी और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये मिठाई की दुकान है, और ऐसे ही यहाँ पे ये है अल मदीना सुपरमार्ट इन्हीं का, जहाँ पे सारा इंडियन का खाना, राशन और बाकी चीज़ें अवेलेबल है। ये वेस्टर्न यूनियन है मनी एक्सचेंज का। यहाँ पे अल मदीना के नाम से, मतलब सेम कंपनी का ही एक और स्टोर है जहाँ पे सब्ज़ी और तेल और फल वल ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये जो एरिया है ना,
यहाँ पे ज़्यादातर इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जो एशियंस हैं वो ज़्यादातर रहते हैं, तो इसलिए सारा खाना उन लोगों के हिसाब से अवेलेबल है। इनफैक्ट रहने का भी ज़्यादातर मतलब ऐसे ही लोग रहते हैं, तो मतलब अपने एक एरिया है जहाँ पे सब लोग मिलते जुलते हैं और एक साथ रहते हैं। तो फाइनली आज पूरा दिन घूम के मैं वापस आ गया हूँ अपने अपार्टमेंट में। घर या रूम कहने में समझ में नहीं आता, तो एयरबीएनबी का अपार्टमेंट। तो टुडे वाज अगेन अ वेरी एक्साइटिंग डे। कल बस रात को सोने को बहुत कम मिला, रात को 3 बजे सोए और सुबह 8 बजे उठना पड़ा। लेकिन उसके बाद फर्स्ट टोयोटा शोरूम में गए, उन्होंने मना कर दिया, बट सेकंड टोयोटा शोरूम वाले जो थे दे वर काइंड एनफ कि उन्होंने बिना अपॉइंटमेंट के हमें एंटरटेन किया और शाम को 6 बजे तक गाड़ी भी सर्विस करके दे दी। टोयोटा के सर्विस में हमें लगे 25,000 रुपये स्पेन में, जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था अपनी कार को इंडिया से कहीं बाहर सर्विस करवाने का। और उसके बाद हम स्पेन घूमे, पुराने मॉन्यूमेंट्स और पिजन्स वगैरह के साथ में थोड़ा फ़ोटो वोटो हुआ, खेले। सो दैट वाज ग्रेट। हेयर कटिंग हुई आज पहली बार स्पेन में, मैंने बाल कटवाए, तो वो एक एक्सपीरियंस था। फिर कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह गए, थोड़ी चाय पानी हुई। तो टुडे वाज ओवरऑल आई वुड से इट वाज अ ग्रेट डे। फाइनली थोड़ी पार्किंग की प्रॉब्लम थी क्योंकि यहाँ अपार्टमेंट के पास में कोई पार्किंग नहीं था, इवन कोई पेड पार्किंग वाला भी सिस्टम नहीं था। नहीं तो मैं तो पेड पार्किंग ही ढूंढ रहा था थोड़ा सेफ्टी को देखते हुए। तो 2 किलोमीटर लगा के फिर वॉक करके आया हूँ। बट ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस आई वुड से। सो बार्सिलोना इज़ चेक्ड ऑलरेडी और कल सुबह हम निकलने वाले हैं मैड्रिड की तरफ, जो कि है स्पेन का कैपिटल। तो कल मैड्रिड की ड्राइव लंबी होने वाली है। सुबह 10-11 बजे यहाँ से कुछ खा के निकलेंगे, 7, 8, 9 घंटे की ड्राइव होगी। और कल हो सकता है मैड्रिड में एक फ्रेंड से मिलने का प्लान है, तो उनके घर पे जाना हो और उनके घर पे डिनर शिनर का प्लान बने। तो दैट वाज इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग विद मी। आप सब लोग साथ दे रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं अपनी इस दिल्ली टू लंदन की जो जर्नी है हियरिंग अवेयरनेस को लेके, ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और ये जर्नी शेयर करने में मुझे भी उतना ही मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है मैं अकेले नहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। कई लोगों के सवाल आ रहे हैं, बलून राइड कितने का था, ये कितने का था, सर्विस में कितने पैसे लगे, वहाँ क्या हुआ, पेट्रोल का कितना कॉस्ट है। तो मुझे आंसर करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ यूरोप में किस कंट्री से हम वीज़ा अप्लाई करें, इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं लोगों के। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को आंसर करने का अपने ब्लॉग्स में। तो आप लोग बने रहिए, बहुत सारी नई चीज़ें भी आने वाली हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट फॉर टुडे। बाय बाय।